बॉडी में पानी भरने लगता है, हमारे बॉडी में पानी भरता है लेकिन हम पेशाब करते हैं तो निकल जाता है, लेकिन जिस रफ्तार से भरता है उसी रफ्तार से पेशाब अगर ना निकले तो उसे बोलते हैं किडनी डिजीज। तो ऐसे में उसको निकालना, बॉडी से पानी निकालने के लिए पहले दवाइयों का सहारा लेते हैं, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल चलता रहता है, फिर दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है। अब एक शब्द आता है कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। याद रखिए, डायलिसिस का दूसरा मतलब होता है मेरे हिसाब से डायलिसिस इज इक्वल टू डिलेड डेथ। आज अगर 10 लोगों को बोला आपको डायलिसिस कराना, 1 साल बाद उस 10 में से सिर्फ 8 ही लोग जिंदा रहेंगे, बाकी 2 लोग ऊपर चले गए, 20% डेथ। 5 साल के बाद उनमें से मैक्सिमम 80% ऊपर चले गए, 20% बच गए जो कि 2-4 साल में वो भी चले जाएंगे। तो डायलिसिस का मतलब ये है कि थोड़ा सा हम पोस्टपोन कर रहे हैं आपकी डेथ को, दैट्स ऑल। डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। डायलिसिस का मौका इसलिए देते हैं कि इतने टाइम में आप किडनी ढूंढ लो जहाँ से ढूंढ सकते हो, लेकिन किडनी मिलने के बाद भी क्या वो इंसान जिंदा रहेगा, वो भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद उनको दोबारा से डायलिसिस पे जाना पड़ता है, यानी कि ट्रांसप्लांटेड किडनी भी फेल हो जाती है। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि किडनी की बीमारी का अभी तक ट्रीटमेंट के नाम पे डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है, लेकिन एक्चुअली कोई क्योर नहीं है। तो क्या कुछ हो सकता है? इस सोच के साथ हमने 6 महीने पहले, अगस्त महीने से, आप यहाँ पे देखिए, हमने सिर्फ एक ही बात बोली कि पानी का टब लेना है घर पे या हमारे हॉस्पिटल में, और टब में आपको 40 डिग्री पे पानी रखना है और यहाँ तक पानी होना चाहिए, और ऐसा आपको 2 घंटे से 4 घंटे बैठना है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हिम्स चंडीगढ़, यानी कि ये डेराबस्सी में है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गर्म पानी में गले तक अगर बैठते हैं तो क्या होता है, जब उठ के जाते हैं तो तब तक बॉडी से जो पेशाब के रूप में पानी निकलता था आपका और हमारा निकलता है, वो जो नहीं निकल पाता है, तो ऐसा जब करेंगे तो निकल जाएगा। तो अगर ऐसा करेंगे निकल जाएगा, यानी कि किडनी ही निकाल रही है, किडनी रीएक्टिवेट हो रही है। और ऐसा अगर रोज करें तो रोज का रोज निकलेगा, और रोज का रोज निकले तो डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी क्या? द आंसर इज नहीं पड़ेगी। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है, तो 100 पेशेंट्स लिए गए, 100 पेशेंट्स को 100 दिनों तक देखा गया। अगर ऐसा करते हैं तो कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डायलिसिस रुक गई, दवाइयाँ छूट गई, तो उनका पूरा डेटा है। तो देखा गया कि उनमें जो लोग पूरी तरह से कर पा रहे थे या कर रहे थे, उनमें 75%, ये जो रिपोर्ट कहती है 75% पेशेंट का डायलिसिस और दवाइयां छूट गई। ये पहला नतीजा कि जो डायलिसिस की जो नीड थी और 75%, बाकी जो 25% है उनकी छूटी तो नहीं, कम हो गई उनकी। यानी कि जो 3 हफ्ते में 3 डायलिसिस जो जा रहे थे वो 10 दिन में 1 जा रहे हैं, या 15 दिन में 1 जा रहे हैं। जो मान लो ब्लड प्रेशर की 5 दवाइयां ले रहे थे, वो 1 दवाई रह गई है, बाकी खत्म कर दी है। तो वो सारा इस रिपोर्ट में है, यानी कि या तो पूरी तरह ठीक हो गए या पार्शियल ठीक हो गए। क्या ऐसा कोई है जो ठीक ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, या और खराब हो गया? ऐसा एक भी नहीं है। तो ये सेफ तरीका है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं पूरी तरह से डायलिसिस से और ट्रांसप्लांट से। तो लेकिन ये जो हुआ, ये एग्जैक्टली जो किसी पेशेंट को हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए एक मिनट पकड़ा ये देखिए, हम बोलते हैं इसको पेशेंट को कि आपको ऐसे एक टब बना देना है, इसमें ऐसे बैठना है, 40 डिग्री में पानी रहना चाहिए। कैसे मेंटेन करेंगे वो एक अलग थ्योरी है, और ऐसा जब पेशेंट करते हैं तो धीरे धीरे उनका पानी निकलता है। नंबर 1। नंबर 2, यहीं से पास करो बिना ही। आप देखिए ये बेड है, बेड में 10 डिग्री पे बेड को टिल्ट कर देते हैं, और ऐसा वो 2 घंटे इस तरह से लेटते हैं। यहाँ पे ये 10 डिग्री ऊपर है, राइट, ऐसे लेटना है 2 घंटे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, ऐसे करते हैं। कोई लोग तो 2 घंटे एक साथ लेटते हैं। जब ऐसा लेटते हैं तो खून जो है जो पैरों का वो ऊपर की तरफ आता है और किडनी रिएक्टिवेट होता है। नंबर 3, उनका डाइट हम चेंज कर देते हैं, व्हाट वी कॉल एज DIP डाइट, यानी कि 12 बजे तक उनको सिर्फ फल दे दिया जाता है, या अगर घर पे तो फल लेते हैं 12 बजे तक, जैसा आप देख रहे हैं। और 12 बजे के बाद जब वो लंच और डिनर लेंगे तो हमेशा 2 प्लेट में लेंगे। पहले प्लेट में सलाद लेते हैं, इतना सलाद, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसका आधा सलाद मान लीजिए, पहले प्लेट में ले लिया, और सलाद खाने के बाद ही फिर दूसरा प्लेट में कुक फूड लेते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल। तो डेयरी प्रोडक्ट खत्म कर दिया, एनिमल फूड खत्म कर दिया, पैक फूड खत्म कर दिया। तो ये है दवाई किडनी के पेशेंट की, ट्रांसप्लांट के लिए जिनको बोला उन पेशेंट की। ये दवाई है, ये थेरेपी है। लेकिन क्या ये कोई नया इन्वेंशन है? ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये हमारे आयुर्वेद में पहले से ही लिखा है।
तो आयुर्वेद में जो लिखा है, आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट हैं वहाँ तक चलते हैं। तो डॉक्टर अनु जो कि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से पढ़ी है और श्रीधर यूनिवर्सिटी के पैनल में है, आगे का इस रिसर्च पेपर में जो आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट है, यू कैन टेक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे डॉक्टर विश्रुप जी ने बताया है, जो ग्रेड सिस्टम जो प्रोटोकॉल उन्होंने डेवलप किया, तो उसमें जो एक पार्ट है हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन कोई नई बात नहीं है। मैं आयुर्वेद की ग्रेजुएट होने के कारण और 24 सालों के आयुर्वेद प्रैक्टिस करती रही हूँ, इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब से ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से ही ये जो हॉट वाटर इमर्शन हमारी लाइफ का एक पार्ट रहा है। किसी न किसी नोट पर अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी देखें तो वहाँ पर भी जो रिमेन्स मिले हैं, वहाँ पर भी इस तरह के टब्स के जो रिमेन्स हैं आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी मिले हैं। तो कोई ना कोई तो साइंटिफिक रीजन इसके पीछे होगा जो यहाँ जो कि लोग इसको करते थे, और इस तरह के जो रिमेन्स है हिस्टोरिकली भी ज्योग्राफिकली भी मिले हैं। अगर आयुर्वेद की मैं बात करूं तो आयुर्वेद में हम इसको अवगाह स्वेदन बोलते हैं। अवगाह मीन्स टू इमर्स इन अ लिक्विड। तो जो हमारे टेक्स्ट हैं आयुर्वेद के, चरक संहिता जो एक बेसिक टेक्स्ट है आयुर्वेद का, जो आचार्य चरक हैं वो द फोरमोस्ट फिजिशियन माने जाते हैं जो आयुर्वेद जिनसे शुरू हुआ। तो उन्होंने जब वो चरक संहिता लिखी तो उसमें अगर आप देखें कि चैप्टर सूत्र स्थान का, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चरक संहिता, उसमें चैप्टर 14 का श्लोक नंबर 44 एंड 45 अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें ये बहुत क्लियरली लिखा गया है कि अवगाह स्वेदन मीन्स सुडेशन वाइल इमर्सिंग इन अ लिक्विड। तो उसमें कितना टाइम तक रहना है और कहाँ तक रहना है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा डॉक्टर विश्रुप ने अपने प्रोटोकॉल में आपको दिखाया है। तो वाई वी स्टार्टेड इट कि ये वही चीज़ है जो सदियों से यहाँ होती आई है। तो उसमें ये लिखा गया है कि आयुर्वेद में जो क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो वृक्क बोलते हैं आयुर्वेद में किडनी को, तो वृक्क दोष है, उसमें मूत्रकृष्ण और मूत्रघात, ये दो चीजों में क्लियर इंडिकेशन अवगाह स्वेदन का चरक संहिता में मेंशन्ड है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता, शारंगर संहिता, अष्टांग हृदय, जितने भी जो 3 मेजर टेक्स्ट एंड 3 माइनर टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद के, उन सब में इसके बारे में इंडिकेशन है, चाहे वो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चाहे वो इसका ट्रीटमेंट पार्ट हो, सब में। तो उसके जो रेफरेंसेस हैं सारे इस स्टडी में हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो हमने ये जो सैंपल साइज कलेक्ट किया ये सिर्फ वही पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पर थे। आई वुड लाइक टू मेंशन सर कि जो डायलिसिस पर, क्योंकि वहीं पर इसकी इफेक्टिविटी देखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स भी हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट इफ आई टेल यू इज मिसेस घनमैया लामा फ्रॉम तेजपुर असम। उनके साथ बैठे हैं मिस्टर ओंकार जी, ये पटना से हैं। एंड जो उनके साथ बैठे हैं मिडिल में सौरभ हैं दिल्ली से, एंड मिस्टर नवीन जी हैं बेंगलुरु से, और जसलीन है, ये यही नया गांव में रहते हैं। तो ये वो पेशेंट्स हैं, इनमें से 3 पेशेंट्स जो हैं वो डायलिसिस पर थे, जिनका या तो डायलिसिस छूट गया या फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई। तो अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज अगर बोलूँ तो 100 पेशेंट्स के सैंपल में हमने देखा कि वो लोग जो 100% इसको कर पाए, अच्छे से पूरा फॉलो कर पाए इस पूरे प्रोटोकॉल को, दे वर 28 पीपल। तो उन 28 में से 70% ऑफ पेशेंट्स, दैट 75% सॉरी, दैट इज 21 पेशेंट्स टू बी प्रिसाइज, they were totally free of dialysis, and remaining 7 patients who followed the GRAD system fully, they were partially freed from dialysis in those 100 days। जो हमारी स्टडी का एक पार्ट है, हम अभी भी उसको उन पेशेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। हमने स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको छोड़ नहीं दिया। तो हम लोग वी आर गोइंग टू टेक इट फर्दर। देयर इज अ फर्दर स्कोप ऑफ रिसर्च कि why there is a tub installed in every house in European countries? Why is it so? And how long we can go with this thing? And इन पेशेंट्स की भी अगर मैं बात करूँ तो यू कैन, आप बाद में इनके साथ में बात कर सकते हैं या इनसे पूछ सकते हैं जो भी।
तो not taking too much of time, I would like to conclude that जो बाकी के पेशेंट्स है रिमेनिंग 72 पेशेंट्स जिन्होंने इसको पूरा फॉलो नहीं किया, दे वर ऑल्सो पार्शली फ्री ऑफ डायलिसिस एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स, comorbidities and the dependence on the medicines. We have the data with us, the computations with us. You can see, you have the reports with you, and you can ask us anything, whatever you like. Thank you so much. नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश पांडे, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ और आजकल हर चीज़ का ना एविडेंस चाहिए। बिना एविडेंस के हम कुछ भी बोल लें, साइंटिफिक कम्युनिटी या पूरी दुनिया मानती नहीं। तो मैंने इन पेशेंट्स का DTPA रीनोग्राम्स किए हैं। DTPA renogram is the gold standard for renal function and the gold standard for GFR evaluation. मैं रिपीट करता हूँ, eGFR क्रिएटिनिन पे कैलकुलेट होता है जो एक स्टेबल फैक्टर नहीं है। इसीलिए DTPA रीनोग्राम्स हमने जितने भी लोगों के किए हैं, पहले किए और बाद में किए, हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं। अभी सभी पेशेंट्स के हम कर नहीं पाए हैं, बट ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट्स के हमने किए हैं। उसमें सीधा दिख रहा है कि द GFR हैज इंक्रीज्ड। उसके अलावा ये दिख रहा है दैट द रीनल टिश्यू हैज रीजनरेटेड। मैं रिपीट करता हूँ, द रीनल टिश्यू हैज रीजनरेटेड एंड देयर इज ग्राफिक एविडेंस ऑफ दिस। बिना एविडेंस के ना कोई साइंटिफिक कम्युनिटी मानेगी, ना हमें बोलना भी चाहिए, क्योंकि ब्लड पैरामीटर्स फर्स्ट हो सकते हैं। ये संभव है कि ब्लड पैरामीटर्स कॉन्कॉक्ट हो सकते हैं, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा है, एंड वी आर ट्राइंग टू कंपाइल द डेटा एंड हेल्प दिस to make it a streamlined thing and a scientific protocol and a scientific paper. I will hand it over to Dr. Amar Azad